प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज अपना जो अध्याय है जिसका शीर्षक है नया पुराना, एक एकांकी है और उसके लेखक है उपेंद्र नाथ अस्की, जिन्होंने ये जो पात्र हैं इन पात्रों के माध्यम से इस एकांकी को अपने सामने प्रस्तुत किया है। सबसे पहले इनके पात्रों के बारे में हम जानते हैं कि ये जो देवचंद है ये अपने इस नया पुराना एकांकी का नायक है। कार्य क्या करता है कि ये एक प्राइवेट स्कूल चलाता है जिसमें लगभग 150 जो लड़कियां हैं वो अध्ययन करती है और उस स्कूल का संचालक भी यही है और उसका प्रधानाध्यापक भी यही है। तो इस नायक का कार्य हम ये बता सकते हैं कि स्कूल संचालक एवं प्रधानाध्यापक। दूसरा जो पात्र आया है रवि दत्त, ये इसका दोस्त है रवि देवचंद का मित्र। ये कार्य करता है एक चिकित्सक या एक वैद्य है। आगे बात करते प्रतिमा एक गृहिणी है जो अपने स्कूल संचालक एकांकी का जो नायक देवचंद है उसकी पत्नी है। तो इसमें बताएंगे देवचंद की पत्नी एवं एक गृहिणी। फिर बात करते हैं भाभी, यह है रवि दत्त की पत्नी। कमल, ये रवि दत्त का मित्र है। फिर अगला पात्र है लिली की माँ। तो ये एक स्त्री है जिसकी बेटी का नाम लिली है। ये देवचंद के विद्यालय में उसकी स्कूल में पढ़ती है लिली। फिर चल बैठा रहने वाला व्यक्ति जो पूरी एकांकी में बिल्कुल स्थिर बैठा हुआ है, लेकिन एकांकी के अंत में सभी पात्रों की बात सुनने के बाद में ये कुछ बोलता है, अपना वक्तव्य ये जो है वो जारी करता है। गजेंद्र, ये भी कहानी के अंत में कुछ आंशिक रूप से जो है दर्शाया गया है। अब अपने जैसे ये शब्द आया है कि एक अचल का मतलब क्या होता है कि जो चल न सके। अपने शब्द युगम हिंदी में पढ़ते हैं, एक शब्द होता है अचल, जो इसका अर्थ होता है पर्वत या न चलने वाला, न चलने वाला। एक इसमें होता है अचला, अचला का मतलब होता है धरती या पृथ्वी। एक होता है इनसे मिलता जुलता शब्द युगम अंचल, अंचल का मतलब होता है क्षेत्र, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र। एक होता है आंचल जिसका अर्थ होता है गोद। चलिए बात करते हैं अपने नया पुराना जो एकांकी है इस एकांकी से संबंधित। देखिए, इस एकांकी की जो शुरुआत है वो होती है अपने देवचंद के घर से। एकांकी के शुरू में आपको बताया था कि कोष्टक में कुछ दिया हुआ रहता है। उसका मतलब ये होता है कि जब इस एकांकी को रंगमंच पर दिखाया जाए तो उस समय किस प्रकार की रंगमंच का निर्माण करना है, इसकी जानकारी लेखक के द्वारा अर्थात उपेंद्र नाथ अस्की के द्वारा अपनी यहाँ दी गई है। ये बताया गया है कि एक मकान है जिसमें एक कमरे से इस एकांकी की शुरुआत होती है। उसी कमरे में दो तरफ जो है वो दरवाज़ा है, एक दरवाज़ा बंद है, एक खुला हुआ है और एक आराम कुर्सी पर एक व्यक्ति बिल्कुल स्थिर बैठा हुआ है। वो व्यक्ति है अचल बैठा रहने वाला व्यक्ति। दूसरा व्यक्ति कुछ चिंतित सा दिखाई दे रहा है जो इधर उधर उस कमरे के अंदर टहल रहा है और वो व्यक्ति है अपने देवचंद। तीसरा व्यक्ति उसी कमरे में जो है वो है रवि दत्त, जो उस समय अपने बाल बना रहा था और रवि दत्त और देवचंद के बीच में बातचीत हो रही थी। कमरा बिल्कुल साधारण सा है, ज़्यादा उसमें जो है वो सजावट की ये कोई ज़रूरत जो है नहीं है जब एकांकी को इसको रंगमंच पर दिखाया जाए। अब समय की बात करते हैं। समय है इसमें सुबह के 6:30 बजे।
और स्थान हो गया अपने देवचंद का घर। अब इस एकांकी के शुरू में जो सबसे पहले जो बात करता है वो ये रविदत्त बात करता है। देवचंद से कहता है कि जी तुम्हारे पास जितने भी गहने हैं सबको खा जाओ, सबको हड़प जाओ। अब गहने किसके हैं ये आगे बताएंगे। तो देवचंद कहता है कि नहीं, ये दूसरे की अमानत है, दूसरे की धरोहर है और मेरा काम केवल इसकी रक्षा करना है, न कि इनको हड़पना। तो देवचंद फिर कहता है कि देखो ये बेईमानी होगी, किसी के साथ धोखा होगा, छल होगा, कपट होगा। तो रविदत्त कहता है कि दुनिया में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो दूसरे के साथ धोखा नहीं करता है। आज हम बात करते हैं बड़े बड़े जो पूंजीपति है, बड़े बड़े जो राजनेता है, बड़े बड़े जो समाज सेवी होने का ढोंग कर रहे हैं, बड़े बड़े जो साम्राज्य है, बड़े बड़े जो पूंजीपति है, बड़े उद्योगों के जो मालिक है, इन सभी ने किसी के साथ धोखा किया है, किसी ने किसी की संपत्ति को हड़प किया है, तभी आज इस मुकाम पर पहुँचे हैं। इसलिए तुम कौन सी ईमानदारी की बात कर रहे हो? अगर ईमानदार रहोगे तो जहाँ आज हो वहीं कल रहोगे। पिछले कई सालों से तुम जो विद्यालय चला रहे हो उसमें तुम्हें इतनी भी आमदनी नहीं होती है कि ढंग से तुम अपना और अपने परिवार का जो है वो गुजारा चला सको। तो ये देवचंद कहता है कि ऐसा कुछ नहीं, मैंने पिछले 10 वर्षों से जो विद्यालय चला रहा हूँ उसमें मैंने पैसा नहीं कमाया, लेकिन कम से कम मैंने एक अच्छी इज्जत और अच्छा जो मान सम्मान हम जिसकी बात करेंगे वो सब मैंने कमाया है। इसलिए पैसों की तुलना में मैं अपना जो चरित्र है, अपने जो कार्य है, अपनी जो ईमानदारी है उसको ज़्यादा महत्व देता हूँ। तो रविदत्त कहता है कि ईमानदार को कोई पूछने वाला नहीं है। कल ने तुम्हारे पास बहुत सारे ये जो गहने पड़े हुए हैं इन सब को अगर तुम खा जाओगे तो अभी जो स्कूल चला रहे हो ऐसी 10 स्कूल तुम चला सकते हो इन पैसों से। क्योंकि उस समय उन गहनों की जो कीमत अपने एकांकी में बताई गई है वो बताई गई है 50 से 60 हज़ार, और ये बात है लगभग आज से 60 वर्ष पहले की, जिस समय ये 50-60 हज़ार रुपये बहुत अधिक महत्व रखते थे। रविदत्त बार बार उससे यही कह रहा है कि तुम ये गहने तुम्हारे पास जो पड़े हुए हैं उन सबको तुम आराम से अपने काम में लो, तो तुम्हारी जो ज़िंदगी है वो बड़े अच्छे तरीके से चल सकेगी। तो देवचंद कहता है कि नहीं, ये सब तो जो लिली की माँ है उसकी अमानत है, और मैं पूरे जितने भी गहने हैं वो एक दिन लिली की माँ को वापस सौंप दूंगा, और मेरे पास जो अमानत या धरोहर है उससे मैं मुक्त होना चाहता हूँ। अब बात क्या है कि इस रविदत्त की भी 4 महीने पहले शादी हुई थी। तो शादी में अपनी पत्नी के लिए जो गहने इसने बनवाए उसमें सबसे महंगा जो एक हार था जिससे इसमें बताया गया है रानी हार, वो रानी हार देवचंद से रविदत्त ने लिया था जो लिली की माँ का था, और उसी को जो है शादी में अपनी पत्नी, अर्थात इसमें जो नाम नहीं आया उसका केवल संकेत आया है कि भाभी, ये देवचंद और प्रतिमा की भाभी है इसलिए संकेत रूप में इसको भाभी बताया है। इसके लिए वो रानी हार जो गहना है वो काम में लिया था, और ये रविदत्त चाहता था कि कैसे भी ये जो हार है इसको मैं हड़प जाऊँ और बाकी के जो गहने हैं वो देवचंद हड़प जाए, और लिली की माँ को जो है वो एक भी आभूषण हम वापस नहीं लौटाए। अब ये जो दोनों दोस्त थे ये एक ही मकान में रहते थे, देवचंद और रविदत्त कई वर्षों से एक ही मकान में रहते थे। दूसरे लोग ये समझते थे कि जैसे ये दोनों भाई हो, लेकिन ये न कोई रिश्तेदार थे न आपस में भाई थे, बल्कि ये कह सकते कि दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। लेकिन भाइयों का सब प्रेम इन दोनों के बीच में था, और दूसरों को पता भी नहीं था कि ये दोनों अलग अलग है, बल्कि ये समझते थे कि दोनों सगे भाई हैं और हमेशा एक दूसरे का सहयोग करते थे। अब ये जो रविदत्त है इसके मन में चोर आ गया कि ये जो रानी हार है ये मैं वापस नहीं लौटाऊं, और बाकी के गहने देवचंद जो है वो खा जाएगा, और लिली की माँ को हम कोई भी जो उसका जो जेवर या आभूषण है वो वापस नहीं लौटाएंगे। दोनों के बीच में काफ़ी देर तक बातचीत होती है। तो ये देवचंद रविदत्त से कहता है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना इसकी राय या सलाह तुम्हें देने की ज़रूरत नहीं है। मैं इतना चाहता हूँ कि तुम्हारे पास जो रानी हार है उसको वापस लौटाओ।
तो रविदत्त बोलता है कि वापस नहीं लौटाऊंगा, वापस लौटा के क्या करोगे, तुम लिली की माँ को दे दोगे, इसलिए मैं चाहता हूँ कि जितने गहने तुम्हारे पास है उनको तुम काम में लो, और मेरे पास तो एक रानी हार ही है जिसको मैं काम में लेता हूँ। अब उन गहनों में सबसे कीमती ये रानी हार ही था। इतने में ये रविदत्त कहता है कि कमल ये कहता है कि बेईमानी कुछ नहीं होती है, बल्कि जो जिसके हाथ लग जाए उसका उपयोग करना चाहिए। अब तुम्हारे हाथ बड़े सुयोग्य या तुम्हारे सौभाग्य से ये गहने तुम्हारे हाथ लगे तो इनको तुम काम में लो, इसमें बेईमानी की कोई बात ही नहीं है। ये जो कमल है ये रविदत्त का मित्र था और एक लेखक था जो अपने आप को प्रगतिशील लेखक मानता था कि प्रगति से संबंधित जो है वो रचनाएं ये लिखता था। कमल का नाम लेते ही देवचंद बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाता है कि तुम कौन से कमल की बात करते हो, उस सिरपिरे लेखक की जो एक नंबर का निकम्मा है, एक नंबर का कमीना इंसान है और प्रगतिशील लेखक नहीं है, वो अगतिशील लेखक है। उसके चक्कर में पड़कर तुम्हारा जो दिमाग है वो भी खराब हो गया है और उसने तुम्हें भी अपने जैसा ही बना दिया है। मेरे साथ अगर तुम रहते थे तो तुम्हारे मन में बिल्कुल भी चोर नहीं था, लेकिन कमल के संपर्क में, उसकी संगति में आने के बाद में तुम भी वैसे ही बन गए हो जैसा कमल है, क्योंकि कमल का तो ध्यान ही हमेशा दूसरों की संपत्ति पर ही रहता है। एक बार मैंने उससे हरिकृष्ण की दुकान से एक 20 रुपये की किताब दिलवाई थी। एक पूरा 1 वर्ष बीत गया लेकिन उस किताब के जो 20 रुपये है वो कमल ने दुकानदार को नहीं चुकाए। तो दुकानदार के तकादे सुन के, उसकी बातें सुन के बार बार परेशान होकर वो 20 रुपये मुझे देने पड़े, मतलब देवचंद को देने पड़े। आज तक उस कमल ने वो 20 रुपये मुझे नहीं लौटाए। अब तुम उदाहरण दे रहे हो उस कमल का जिसकी इतनी औकात नहीं कि वो 20 रुपये की किताब खरीद सके, और उसके संपर्क में आने के बाद में तुम्हारी जो विचारधारा है वो भी बिल्कुल बदल गई है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि उसकी संगति बिल्कुल छोड़ दो, नहीं तो अपने जैसे वो तुम्हें बनाकर रखेगा। इतने में जो कमल है ये इन दोनों के पास आ जाता है, देवचंद और रविदत्त के घर आते ही कहता है कि अरे भाई किस बात की बहस हो रही है। तो देवचंद समझ जाता है कि एक नंबर का जो दुष्ट व्यक्ति है वो आ गया है, इसलिए बात का जो मुद्दा है वो बदल देता है कि बहस नहीं, हम तो ऐसे ही आपस में चर्चा कर रहे थे, तुम यहाँ कैसे आए। तो रविदत्त से कहता है कि मैं माझी को लेकर आया था, तुम्हारी दुकान पर है और अन्य रोगी भी बैठे हुए हैं जो तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। क्योंकि रविदत्त एक वैद्य था, एक चिकित्सक था, इसलिए उसके जो दुकान है, उसका जो क्लिनिक है, उस पर बहुत सारे जो बीमार व्यक्ति थे वो दिखाने के लिए आए हुए थे। तो ये कमल कहता है कि मैं माझी को वहाँ छोड़ के आया हूँ, अन्य रोगी भी तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं, इसलिए जल्दी से तुम चलो। कमल ये रविदत्त इतनी देर से बातें कर रहा था, अपने बाल वगैरह बना रहा था, तो कंगा जो है वहीं तिपाई पर रख देता है और ये रविदत्त चला जाता है कमल के साथ। अब पीछे जो देवचंद बचा है ये बेचारा आज स्कूल जाना तो भूल गया, तैयार होना भी भूल गया, अपने नित्य क्रम भी भूल गया और बड़ा गंभीर होकर बैठ जाता है, कुछ भी बोलता नहीं है। इतने में उसकी पत्नी प्रतिमा उसके पास आती है और प्रतिमा आकर कहती है क्यों, क्या बात हुई, आज कैसे चुपचाप बैठे हो, स्कूल नहीं जाना है क्या। तो देवचंद कहता है कि आज स्कूल नहीं जाना है क्योंकि जो रवि है वो रानीहार वापस नहीं लौटा रहा है और मैं चाहता हूँ कि जैसे ही रवि रानीहार वापस मुझे लौटा दे, मैं मेरे पास जितने भी जो धरोहर के रूप में गहने पड़े हुए हैं वो सारे मैं लिली की माँ को सौंप दूँ। अब लिली की माँ ने जो गहने थे वो इस देवचंद को क्यों दिए, इसका कारण ये है कि लिली की माँ का जो पति है अर्थात लिली का जो पिता है वो शराबी था, इसलिए लिली की माँ को डर था कि अगर ये गहने मेरे पास रहे तो मेरा जो वेश्नी, मेरा जो शराबी पति है वो सारे गहने बेचकर शराब पी जाएगा। इसी डर के मारे वो गहने उसने मास्टर जी के पास गिरवी, वो मास्टर जी के पास धरोहर के रूप में रख दिए, इस शर्त पर कि जब लिली शादी योग्य होगी तो आप ये गहने मुझे दे दीजिएगा जिससे मैं लिली की अच्छे तरीके से शादी कर सकूं।
और लिली की माँ का देवचंद पर बहुत अधिक विश्वास था। वो समझती थी कि मास्टर जी एक नंबर के ईमानदार है, इनके पास अगर गहने रहेंगे तो कहीं भी नहीं जाएंगे। दूसरा कारण ये, जो लिली जिस लड़की का नाम आया है, ये मास्टर जी के विद्यालय में ही पढ़ती थी। जिस विद्यालय की अभी आपको बात बताई कि लगभग 150 लड़कियां उस विद्यालय में पढ़ती थी। लड़कियों का विद्यालय जो है वो पिछले 10 साल से ये देवचंद चला रहे थे। उसी कारण से लिली, उसके विद्यालय में पढ़ने से लिली की माँ और देवचंद के बीच में जो है आपसी परिचय बना हुआ था। अब लिली की माँ के जो गहने इसने देवचंद ने रखे, तो देवचंद ने सोचा कि अगर ये गहने लंबे समय तक मेरे पास रह गए तो हो सकता है अभी तो एक रानी हार ही गायब हुआ है जो रवि दत्त ने हड़प लिया है। आने वाले समय में रवि दत्त की बातें सुनकर मेरे मन में भी चोर आ जाए और मैं ये सारे गहने जो है लिली की माँ को फिर वापस लौटा हुई नहीं, मैं भी आज जो ईमानदारी का ढोंग कर रहा हूँ, हो सकता है कि आने वाले समय में बेईमान बन जाऊँ। तो इस प्रकार की बातें सोचकर ये देवचंद चाहता है कि वो पूरे गहने लिली की माँ को सौंप दे। तो प्रतिमा कहती है कि क्या बात हुई? तो देवचंद कहता है कि बात क्या हुई, अपने रवि ने वो रानी हार तो ले लिया और बाकी गहने भी वो हड़पना चाहता है। तो प्रतिमा कहती है वैद्य जी ने, कि हाँ वैद्य जी ने, कि इसमें गलत क्या हो गया, गहने तुम्हारे पास पड़े तो तुम्हारे ही है, लिली की माँ के थोड़ी है। तो देवचंद कहता है कि तुम भी उसी की भाषा बोल रही हो, रवि की भाषा ही बोल रही हो। तो प्रतिमा कहती है रवि की भाषा नहीं, अभी तुम्हारे पास गहने हैं, तुमने रानी हार तो जो है वो भाभी को दे दिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैंने तुमसे कई बार गहने मांगे, तुमने तो मुझे एक बार भी नहीं दिया। मेरे भाई की शादी थी, इसमें मैंने तुमसे गहने मांगे थे, लेकिन तुमने उसमें से कुछ भी निकाल कर मुझे नहीं दिया। तो देवचंद कहता है कि मैं कैसे दे देता, वो तो मेरे पास एक धरोहर के रूप में, अमानत के रूप में रखे हुए थे। अगर मैंने रानी हार भी दिया है तो लिली की माँ को पूछ कर दिया है कई बार, जब उसने हाँ भरी तो उसके बाद में ही मैंने भाभी के लिए रवि को जो है वो रानी हार दिया था। तो प्रतिमा कहती है कि मेरे लिए भी पूछ सकते थे, लेकिन तुम्हें मेरी चिंता कहाँ है। अब ये देवचंद कहता है कि देखो मैं पहले से ही परेशान हूँ और मैं नहीं चाहता कि अब तुम मुझसे बहस करो, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी मदद करो, जिससे कि ये जो जितने भी गहने मेरे पास पड़े हैं ये सब मैं वापस लिली की माँ को लौटा सकूँ। तो प्रतिमा कहती है कि मैं क्या कर सकती हूँ। इसी बीच में ये प्रतिमा पे देवचंद से कहती है कि मैं तुम्हारी मदद क्यों करूँ, क्यों? क्योंकि तुम्हें तो मेरे से ज़्यादा चिंता लिली की माँ की है। आज तक के तुमने मेरे बारे में कभी नहीं सोचा और लिली की माँ के बारे में ये सोच रहे हो कि उसके गहने कहीं खो जाएंगे, उसके गहने चोरी हो जाएंगे। तुमने अपने घर के बारे में तो कभी नहीं सोचा। तो देवचंद कहता है कि तुम्हें गलतफहमी है, मैंने लिली की माँ से जो है वो गहने मांगे नहीं थे, बल्कि उसने खुद कई बार मेरे से निवेदन किया था, तब मैंने अपने यहाँ धरोहर के रूप में रखे थे। तो प्रतिमा कहती है कि लिली की माँ ने वो गहने तुम्हारे पास ही क्यों रखे? क्या पूरी दुनिया का ठेका ईमानदारी का तुम्ही ने ले रखा है? और भी बहुत सारे लोग होते हैं जिनके पास वो गहने रख सकती थी। उसने अपने पति पर तो विश्वास नहीं किया, तुम पर इतना विश्वास कैसे किया? ये बात मेरे समझ में नहीं आ रही है। कई लोग तुम्हारे बारे में जो बातें बना रहे हैं। तो देवचंद कह रहा है कि तुम पता नहीं कौन सी सोच में रहती हो, मैंने तुमसे जो बात कही उसकी तरफ तो ध्यान नहीं है। तुम बोल रही हो कि लिली की माँ ने गहने क्यों रखे। अब ये बात तो तुम्हें लिली की माँ से पूछना चाहिए कि उसने मेरे पास ही क्यों रखे। और तुम मुझे अच्छे तरीके से जानती हो, मेरे स्वभाव को भी जानती हो, मेरे चरित्र को भी जानती हो कि उसमें कहीं कोई, आज तक कहीं कोई दाग या कलंक नहीं है। तो प्रतिमा कहती है मेरे कहने का तात्पर्य ये नहीं था, बल्कि मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपने घर बैठे ऐसी आफत मोल ली क्यों? न वो गहने लेते, न रानी हार भाभी को देते, न इतनी बड़ी समस्या खड़ी होती। उसकी धरोहर थी, जरूरी थोड़ी था आपके पास और किसी के पास रख देती तो आराम से उसकी देखभाल करता या उसको हड़पता, चोरी होती, कुछ भी होता। तो तुम्हें तो कम से कम इससे चिंता से दूर रहना पड़ता। तो देवचंद कहता है देखो जो बात हुई उससे कोई मतलब नहीं है, अब काम ये करना है कि कैसे भी इस समस्या से जो है
मुझे मुक्ति चाहिए और इसका समाधान केवल प्रतिमा तुम्हारे पास है। प्रतिमा कहती है कि मेरे पास कैसे है, कि तुम ही कोई उपाय ऐसा ढूंढ निकालो जिससे कि वो रानी हार जो है बिना मांगे ही भाभी से हमारे पास पहुंच जाए। क्योंकि रवि से अगर हम मांगेंगे तो वो देगा नहीं, भाभी को सच्चाई बता देंगे तो भी उनकी नई नई शादी हुई है, 4 महीने शादी को हुई है, वो क्या सोचेगी कि रवि उसके पति के पास गहने भी नहीं थे, वो भी उसने दूसरे से उधार लेकर शादी की है, इसलिए मांग भी नहीं सकते। तो ये प्रतिमा क्या कहती है कि देखो आज तीज का त्यौहार है और मैं और भाभी दोनों बाहर जाना चाहते हैं मेले में, तो आज अच्छा अवसर है क्योंकि भाभी को सबसे अधिक प्रेम अगर किसी से है तो वो वस्त्र और आभूषण से ही है। अच्छे वस्त्र पहनना और अच्छे आभूषण पहनना उसको सबसे ज़्यादा प्रिय है। और हो न हो अगर हम तीज के मेले में जाएंगे तो निश्चित रूप से जो भाभी है वो रानी हार पहन कर जाएगी और उस समय में किसी भी युक्ति से जो है वो रानी हार उसके गले से उतरवा लूँगी और तुम्हें सौंप दूँगी। उसके बाद में तुम इसको लिली की माँ को देना चाहो दे सकते हो, इतनी मदद मैं आपकी ज़रूर कर सकती हूँ। अब इससे एकांकी में जो आगे की बात है वो हम अपनी अगली कक्षा में कल जो है आपको बताएंगे। इसी बिंदु पर निरंतर आगे बढ़ते हुए इसके कथानक पर आगे चर्चा करते हुए।